हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। गाइज, आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 11 दिसंबर के शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों। मैं आज आपको 11 दिसंबर की पहले की शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन रियल तरीके से पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा आज। तो जिन भी स्टूडेंट का आगामी शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है और किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ हो, तो ये आपका जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं और आने की संभावना रखते हैं अगली शिफ्ट में। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो जरूर आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए, एंड तक वॉच करिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। और वो ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो रिपीटेड हुई हैं बार बार क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइड में आपको घंटे का निशान दिख रहा होगा तो आप उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले ऐसे कैंडिडेट जिनका पेपर आगामी शिफ्ट में लगा हुआ है 12, 13, 14, 15 किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ है, तो उन सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं। अटेंडेंस लाइक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस और अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस शिफ्ट में आपका पेपर लगा हुआ है और किस डेट में लगा हुआ है ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप सभी लोग रियल तरीके से ऑथेंटिक तरीके से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लोग बताइए, उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया था, कह रहा 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको हर बार बताते आया हूं कि 2025 में टोटल आपके 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक तो आपके डी यहाँ पर गुकेश कर लेना, डी गुकेश को शतरंज के खेल में दिया गया है। सेकंड मनु भाकर, इनको शूटिंग के क्षेत्र में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तीसरे हरमनप्रीत सिंह हैं, इनको हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। और चौथे आपके प्रवीण कुमार, जिनको यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका प्रवीण कुमार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन जिसका नाम CRIB ब्लड ग्रुप है, और ये जो ब्लड ग्रुप है ये किस महिला में देखा गया है, ये महिला किस राज्य की रहने वाली थी, या फिर ये पूछा गया होगा किस रक्त समूह एंटीजन की खोज की गई। तो CRIB ब्लड ग्रुप का जो खोज किया गया है, अगर इसकी बात करें ये महिला किस राज्य की रहने वाली है, तो ये जो महिला है ये कर्नाटक राज्य की निवासी हैं, जो कर्नाटक में बिलोंग करती हैं और कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली हैं। और इनके ही अंदर जो नया ब्लड ग्रुप है जिसका नाम यहाँ पर CRIB ब्लड ग्रुप है ये खोजा गया है। तो इनमें से आपका जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर राज्य पूछा गया होगा तो आपका कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नया ब्लड ग्रुप का नाम पूछा गया होगा तो CRIB ब्लड ग्रुप आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा। अगला देखिए, कह रहा है दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत के लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर हैं। तो ये दिसंबर 2025 की शुरुआत तक या फिर अभी वर्तमान तक आपके लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में जो अर्जुन एरिगेसी हैं ये ग्रैंड मास्टर हैं और ये पहले स्थान पर हैं। तो ऑप्शन डी आपका अर्जुन एलिगेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2025 में हुए आस्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना इंडियन आर्मी की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन के द्वारा किया गया था। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे, तो मैं आपको बता दूं अष्टाहिंद जो 2025 में हुआ था इसमें भारतीय सेना का टुकड़ी जो किया गया था ये गोरखा राइफल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर अष्टाहिंद युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये सैन्य अभ्यास है एक, ये भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य
एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये 2025 का चौथा संस्करण रहा था। यानी अष्टा हिंद की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2022 में किया गया था। जो पहला संस्करण है ये 2022 में हुआ था और चौथा संस्करण ये 2025 में हुआ है, जो कि यहाँ पर 1300 यानी कि 13 से 26, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ इरविन बैरक इसका नाम रखा गया था, जिसमें ये आयोजित किया गया था 13 से 26 अक्टूबर 2025 में। और अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान यानी कि सबसे कम भ्रष्ट देश पर कौन सा देश है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो धारणा सूचकांक है, इसमें सबसे कम जो स्थान पर देश है वो डेनमार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले स्थान पर जो देश है डेनमार्क रहा है। और ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें डेनमार्क का जो स्कोर है ये आउट ऑफ 190 रहा था। और दूसरा स्थान ये आपका फिनलैंड का रहा था, जिसका स्कोर 87-88 रहा था। तीसरे स्थान पर सिंगापुर अपना रहा था, जो कि इसका स्कोर है 85 और 84। और सबसे भ्रष्ट देश के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे भ्रष्ट देश कौन सा रहा था, ये दक्षिण सूडान रहा था और उसके बाद सोमालिया और वेनेजुएला, ये सबसे निचले पायदान पर रहे थे जो देश थे। और 180वें पायदान पर ये दक्षिण सूडान रहा है। और भारत की स्थिति अगर बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 180 देश में 96 रैंक पर आपका रहा है। और भारत का स्कोर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका स्कोर जो है 38 रहा था। और इसके अलावा 2023 का अगर पूछ लिया जाए तो 2023 में इस इंडेक्स में 93 रैंक पर रहा था और 2023 में जो भारत का स्कोर था ये 39 रहा था। हालांकि आपसे 2024 का ही पूछेगा तो 38 आपको याद कर लेना। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। और एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था, दाब प्रेशर का एसआई मात्रक पूछ लिया था। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। और पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, पीए मतलब इससे डिनोट किया जाता है। मैं आपको डिटेल से बता दूं। और 1 न्यूटन प्रति वर्ग के ये आपका बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है इसके बराबर होता है 1 पास्कल। ये पॉइंट भी याद कर लेना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी हाल ही में कर्मचारियों के द्वारा सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। इसमें दुर्घटनात्मक मृत्यु यानी एक्सीडेंटल स्थिति में कितने रुपए का यहाँ पर कवरेज प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं 1 सितंबर 2025 को जो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था और इसके अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे एसबीआई के बीच यहाँ पर हस्ताक्षर के मध्य कर्मचारी जिनका वेतन खाता एसबीआई में है उन्हें एक्सीडेंटल मृत्यु डेथ के लिए यहाँ पर बीमा कवरेज दिया जाएगा, जो कि 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन सी 1 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे। तो मैं आपको बता दूं, धातु और अधातु के मध्य एक आपका आयनिक बंध बनता है। और ये बनता क्यों है, क्योंकि ये जो मेटल होते हैं, धातु जो होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। और इसके अलावा नॉन मेटल जो अधातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इसमें आपका कटायन और एनायन बनते हैं, धनायन और ऋणायन। और विपरीत आवेशों के बीच यहाँ पर विद्युत आकर्षण से आयनिक बंध बनता है। यानी नॉन मेटल्स और मेटल्स के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर स्किल को मजबूत करने के उद्देश्य से आपके 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित करने की घोषणा की है। और ये जो घोषणा किस योजना का एक हिस्सा है, तो ये जो पहल है ये आईटीआई यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए और उनके उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ की राष्ट्रीय योजना का एक हिस्सा है। और इन्हीं को जो मौजूदा राष्ट्रीय एनएसटीआई में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन में 5 दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर लेना।
अगला आपसे पूछा गया था कि सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को तब डैश हिलाते हैं, यह किसका उदाहरण बताता है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं, जब आप पेड़ को अचानक से हिलाते हैं तो जो पेड़ का जो तना और शाखा होती है वो गति में आ जाती है, और सूखे पत्ते और फल अपने विश्राम की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और यही वस्तु को अपने वर्तमान अवस्था यानी रेस्ट और मोशन में बने रहने का एक गुण रहता है। और रेस्ट और मोशन किसने बताया था, ये जड़त्व यानी कि इनर्शिया जिसको हम लोग कहते हैं। और इसलिए पेड़ को हिलाने पर सूखे पत्ते और फलों का गिरना जड़त्व का एक उदाहरण माना जाता है। और जड़त्व के उदाहरण को ही यहाँ पर न्यूटन के प्रथम गति का प्रथम नियम से संबंधित रखता है, इसलिए न्यूटन का प्रथम गति का प्रथम नियम जो आपका दिया गया होता जड़त्व, जड़त्व का नियम दिया गया है। तो इन दोनों में से आपका कुछ भी दिया हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। जड़त्व दिया गया तो जड़त्व यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया था फेरस सल्फेट के विलयन में लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। यहाँ पर इस प्रकार के हूबहू चार ऑप्शन आपको मिले थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा धातु का जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर समझा जा सकता है, निर्भर किया जा सकता है। जो धातु अधिक क्रिया अभिक्रियाशील मोर रिएक्टिव अभिक्रियाशील जो होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन के साथ विस्थापित कर सकती है या कर देती है। और क्रियाशीलता श्रेणी में जब आप वॉच करोगे तो आपका जो जिंक है ये आयरन यानी लोहे के ऊपर से स्थित है, लोहे के ऊपर स्थित है। अभी मैंने बताया जो मोर रिएक्टिव होता ऊपर रहता है, तो लोहे के ऊपर जिंक है। और रिएक्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपका जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक फेरस को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। और ये जो कॉपर सीसा सोना ये ऑप्शन में दिए गए थे, तो ये लोहा से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो आपका फेरस सल्फेट है ये लोहे को यानी कि यहाँ पर जिंक के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो ये जिंक जो है लोहे को विस्थापित कर देता है। तो ये सारे जो हैं आपके तत्व विस्थापित नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका जो विस्थापित करता है वो जिंक करता है। तो ऑप्शन ए आपका जिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी है जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर दिया है। जहाँ पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैं आपको बताऊंगा हाल ही में 16 वर्षीय जो पैरा तैराक है जिनका नाम जिया राय ने इंग्लैंड से फ्रांस तक तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। और इस उपलब्धि के साथ वे दुनिया की सबसे युवा पैरा तैराक बन गई हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है। तो ऑप्शन में आपका जिया राय दिया गया था, ऑप्शन बी जिया राय था जो कि करेक्ट आंसर हो गया। और अगली की शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है हाल ही में किस भारतीय ने यहाँ पर अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दरान भारतीय बन गए हैं। तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपसे एक क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल से पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उस पर 20 न्यूटन का बल अप्लाई किया जाता है, तो 4 सेकंड पर अगर वो लगाया जाए फिर प्रारंभिक वेग ये शून्य हो जाता है, तो अंतिम वेग जो होगा ये आपका कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हर बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए थे। और जब भी आपको अंतिम वेग फाइनल वेग आपसे पूछा जाए और क्वेश्चन में दिया गया हो सब कुछ, तो सबसे पहले न्यूटन का सेकंड नियम लगाते जिसमें एक्सीलरेशन त्वरण देखने को मिल जाता है। तो F इजक्वल टू ma लगाएंगे तो ये कितना होता है 5 kg, और एक्सीलरेशन हमें निकालना है। एक्सीलरेशन का सूत्र ये हो जाएगा फोर्स बाय मास, जो कि वहाँ पर लिखा है। फोर्स कितना दिया गया था 20 न्यूटन, यानी कि मास 5 kg, तो 5 चक्कू 20, यानी एक्सेलरेशन कितना ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। और अंतिम वेग जब आपको निकालना होता तो गति का पहला समीकरण v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका गति का पहला समीकरण होता है, जहाँ पर u आपका प्रारंभिक वेग जो कि शून्य दिया गया है ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन मैंने निकालना 4, टाइम कितना दिया है 4 दिया गया है, 4 इंटू 4 यानी कि ये आपका 16 आएगा। यानी कि जो v निकल करके आएगा फाइनल वेलोसिटी ये आपका 16 मीटर प्रति सेकंड निकल करके आएगा। ऑप्शन सी 16 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग
का भाग नहीं है। सेल ऑर्जिनल यानी कि यहाँ पर इसका भाग नहीं है, कोशिकांग का पार्ट नहीं होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल से ये विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर विशिष्ट वर्क करती हैं, जैसे कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको पावर ऑफ द सेल कहते हैं, और गोल्जी काय की अगर बात करें तो प्रोटीन का संशोधन व परिवहन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन व लिपिड का निर्माण करता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है ये द्रव पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग स्थित होते हैं, इसलिए इसे कोशिकांग नहीं माना जाता है, यानी कि कोशिकांग का ये पार्ट नहीं है, ये आपका साइटोप्लाज्म नहीं है। तो ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर लेना। अगला पूछा गया था कि जब किसी विद्युतीय परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से इनमें से आपका यहाँ पर क्या समान रहता है यानी सेम रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जब जोड़ा जाता है तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है विद्युत धारा ये यहाँ पर समान रहती है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है। तो ऑप्शन बी करंट आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ली। अगली शिफ्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए तो ये समानांतर संयोजन में सभी घटक जैसे कि प्रतिरोधों के सिरों के बीच वोल्टेज जो होता है यानी विभवांतर जो होता है ये समान रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला यहाँ पर पूछा गया था ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मुख्य रूप से किसके कारक पर निर्भर करती है। यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं ध्वनि की जो तीव्रता है यह मुख्य रूप से ध्वनि स्रोत के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, और आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि आपकी उतना ही तेज होगी, तीव्र होगी। तो आयाम पर आपका निर्भर करता सब कुछ। ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, ये बात है ये किस संस्थान के द्वारा हाल ही में बताया गया है। जहाँ पर हूबहू ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना है। जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दिया गया है कि ग्राउंड लेवल जो ओजोन है ये प्रदूषण आने वाले वर्षों में भारत में एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। और ये जो बात बताई गई है ये आपकी आईआईटी कानपुर के द्वारा ही बताई गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आईआईटी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आया था कि अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये कैसा हो सकता है। जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो स्वरूप है ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, और वस्तु अगर एफ के बाहर है तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये वास्तविक यानी कि रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। और जब आपकी का कनकेव मिरर दिया गया है तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु एफ पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी यानी अनंत पर बनती है और अत्यधिक आवर्धित यानी बनती है। वहीं पर अगर वस्तु को एफ और दर्पण के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वर्चुअल आभासी यानी सीधा बनता है और मैग्नीफाइड बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब आपके बन सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के स्थिति के अनुसार यहाँ पर वास्तविक आभासी और उल्टा और सीधा भी आपका हो सकता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि यहाँ पर दांतों का क्षय, ये आपके इतने क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। तो बताइए इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे पहले से, वो सभी क्वेश्चंस मुझे बताइए, और आपका स्कोर कार्ड कितना गया वो बताइए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपकी पिछली शिफ्ट में पूछे गए थे और मैंने आपका यहाँ पर टेस्ट लेना चाहिए। तो इस टेस्ट को जो भी स्टूडेंट क्रैक कर देगा तो समझिए यहाँ पर उसका सिलेक्शन तय है।